हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक कवर करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम पर बेस करता हुआ एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें एक कंट्री के अदर कंट्रीज के साथ में किए गए सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को लिखे जाते हैं और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है। Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all the economic transaction between resident of country and the rest of the world in a given period of time such as a quarter of or a year। जब आप किसी डेफिनेशन को ध्यान से समझते हैं उसी टाइम आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि एक्चुअली ये टॉपिक क्या है। इसके अंदर जो डेफिनेशन पढ़ के कंक्लूड किया जा सकता है वो ये है कि ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि इसको राइट डाउन करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स ये नहीं कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को कहीं भी लिख दें और किसी भी टाइम आप बना दें। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है जिसको बनाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ कंट्रीज के साथ सारे ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करता है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम चाहे 1 साल का हो सकता है या 1 क्वार्टर का हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंडिविजुअल्स, फॉर्म्स और गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा किए गए सारे ट्रांजैक्शन इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स एंड ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। दैट मीन्स कि वही ट्रांजैक्शन इंक्लूड करना है जो कि प्रॉफिट अर्न करने की पर्पज से किया गया हो। Objectives of balance of payment, or what we can conclude to see the balance of payment of a country. Firstly, its help in formulation of national planning and foreign trade policy. Foreign trade policy foreign trade की रूपरेखा को तैयार करती है। वर्तमान में हमारी कंट्री में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020 इम्प्लीमेंटेड है। उसी के गाइडलाइंस के बेसिस पे हम फॉरेन ट्रेड कंडक्ट कर रहे हैं और इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे एक्सपोर्ट फ्रेंडली इनोवेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस किए गए हैं। नेशनल प्लानिंग में फॉरेन ट्रेड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड द बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट, इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल। सेकेंडली, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से फॉरेन ट्रेड के पूरे ट्रेंड को मेजरमेंट कर सकते हैं कि लास्ट फ्यू ईयर्स से हमारे फॉरेन ट्रेड का क्या कंडीशन है, इसमें हम किन किन चीज़ों के फॉरेन ट्रेड में ग्रोथ हो रहा है, किन चीज़ों को हमें फॉरेन से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करने वाली चीज़ों का क्या हमारे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कोई सब्स्टिट्यूट है, क्या हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और अगर हम फॉरेन ट्रेड में क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और किन चीज़ों के एक्सपोर्ट के और भी बेहतर बनाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से अपनी फॉरेन ट्रेड के वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता चलता है, क्योंकि हर एक कंट्री की एक स्पेशलिटी होती है। हर कंट्री का एक स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट होता है कि वो क्या क्या सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर सकता है और किन किन चीज़ों के लिए उसे बाहर वाली कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिफरेंट कंट्री को डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख करके उनको ये पता लगता है कि किस कंट्री को किस एरिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट की नेसेसिटी है और उसको किस प्रकार का असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आप बहुत ध्यान से बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर समझिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार इसको समझ जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं।
बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट इन कंट्री की इनकम लेवल को रिप्रेजेंटेट करता है और ये इनकम का रिकॉर्ड होता है, जबकि कैपिटल अकाउंट कैपिटल स्टॉक में चेंजेस रिप्रेजेंटेट करते हैं और कैपिटल चेंज से इनकम कैपेसिटी में चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं। करेंट अकाउंट के दो पार्ट होते हैं और 4 कॉलम्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्रेडिट अर्थात जमा लिखते हैं। अगर हमें कहीं से कोई रिसिप्ट होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं और राइट हैंड साइड में डेबिट अर्थात पेमेंट लिखते हैं। और अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी को कोई चीज़ पेमेंट करते हैं रेवेन्यू नेचर का, तो वो हमको राइट हैंड साइड में लिखना होता है। दोनों साइड में सिमिलर हेड होते हैं, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। ये तीनों हेड आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। विजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, अतः इस हेड के अंतर्गत गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शो करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें करेंसी मिलेगी मतलब कि हम जमा साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट साइड लेफ्ट हैंड साइड में, और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी बाहर जाएगी, हमको पेमेंट करना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए, तो इसको हम राइट साइड में पेमेंट साइड में दिखाएंगे। इनविजिबल हेड के अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सर्विस एक्सपोर्टेड और सर्विस इंपोर्टेड। सर्विस के अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और बैंकिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमें इन सर्विसेज का यूज़ करना पड़ता है। सो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज अगर हमने प्रोवाइड की है और इसके बदले में हमें कुछ मिला है तो ये हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और अगर हमने ये सर्विसेज अवेल की है और इसका पेमेंट किया है तो हम डेबिट साइड में शो करेंगे। सेकेंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है। अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्री में किया है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हमें कोई रेवेन्यू जनरेट होती है तो उस रेवेन्यू को भी हम इस इनविजिबल अकाउंट में शो करेंगे। साथ ही साथ अगर हमारे एम्प्लॉय बाहर काम करते हैं और उनको इनकम रिसीव होती है तो उस इनकम को भी इस अकाउंट में लिखते हैं। वाइस वर्सा, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड आउटसाइड द कंट्री और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड आउटसाइड द कंट्री डेबिट साइड में राइट डाउन करेंगे। थर्ड होता है हमारा यूनिलेटरल रिसिप्ट्स। यूनिलेटरल रिसिप्ट्स के अंदर वो रिसिप्ट लिखे जाते हैं जो कि एक तरफा होते हैं, जो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इसके अंदर ये नेसेसरी नहीं होता है कि अगर सामने वाला हमें कुछ दे रहा है तो हम भी उसको इन एक्सचेंज ऑफ कुछ दे रहे हैं। इसके अंदर गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंस और ग्रांट्स लिखते हैं, जैसे कि अगर कोई फॉरेन में रहता है और अगर रेजिडेंट कंट्री के किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट देता है या बाहर से पर्सनल रेमिटेंस ले आता है या फॉरेन गवर्नमेंट कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करती है तो इसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन हम बाहर पेमेंट करते हैं तो इसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस करता है, इसलिए फाइनली ये दोनों साइड से बैलेंस होता है, लेकिन ये बैलेंस नहीं होता है, इसको हम बैलेंस करते हैं। करेंट अकाउंट में भी डिफिसिट या सरप्लस हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में भी डिफिसिट और सरप्लस हो सकता है, जिसको कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कंट्री खुद उसको बैलेंस करती है। फर्स्टली हमें देखना है कि करेंट अकाउंट में डिफिसिट है या सरप्लस है और क्या ये कैपिटल अकाउंट से फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका रिसिप्ट साइड
अधिक है और पेमेंट साइड कम है तो इस कंडीशन को आप सरप्लस का कंडीशन बोलते हैं। अगर आपने रिसीप्ट कम किया है और पेमेंट अधिक किया है तो इसको हम डिफिसिट की पोजीशन बोलते हैं और इस डिफिसिट को कैपिटल अकाउंट या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कंप्लीट करना होता है। अभी जो हमारे सामने एग्जाम्पल है इसके अंदर पेमेंट साइड का टोटल 750 करोड़ है जबकि क्रेडिट साइड का टोटल 650 करोड़ है। सो इसे देखने से पता चल रहा है कि 100 करोड़ का डिफिसिट बैलेंस इस अकाउंट में है। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट का डिस्कशन करेंगे। कैपिटल अकाउंट में भी मेनली 3 हेड होते हैं, लोन, इन्वेस्टमेंट और एनआरआई डिपॉजिट। लोन में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। इन्वेस्टमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं और थर्ड हेड होता है एनआरआई डिपॉजिट का। कैपिटल अकाउंट भी बिल्कुल सेम करेंट अकाउंट की तरह होता है। इसके क्रेडिट साइड में रिसिप्ट्स होते हैं और डेबिट साइड में पेमेंट होते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट्स का होता है और राइट हैंड साइड पेमेंट का होता है। लोन के अंदर अगर हम बाहर की कंट्री से लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म तो उसको हम रिसिप्ट साइड में लिखते हैं और अगर किसी कंट्री को लैंडिंग करते हैं, लोन देते हैं तो इसको हम पेमेंट साइड में लिखते हैं। अपार्ट ऑफ दैट 1 साल से कम के भी लोन लिए जाते हैं जिनमें ट्रांसफ़र फ्रॉम ओवरसीज बैंक्स और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ इशूड बाय गवर्नमेंट और कॉरपोरेट सेक्टर आते हैं, जैसे कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल। सेकेंड हेड में इन्वेस्टमेंट आते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट और एक्वायरिंग the control of a production unit in resident country by a foreigner through investment in shares, bonds, real estate, physical assets such as plant, building, equipments, etc. The another point is portfolio investment. Portfolio investment involves purchasing long-term securities like stock and bonds of government or firms from the resident. Here funds are transferred between the countries for the acquisition of an asset, but the purchase does not get the legal control. And third part include NRI deposits. अब आप देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में 750 करोड़ क्रेडिट साइड का टोटल है जबकि 650 करोड़ डेबिट साइड का टोटल है। कैपिटल अकाउंट सरप्लस शो कर रहा है और 100 करोड़ का सरप्लस है जबकि करेंट अकाउंट में 100 करोड़ का डिफिसिट है। तो अगर हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को कंबाइन करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगा। इसमें कोई भी डिफिसिट या सरप्लस शो नहीं करेगा। लेकिन इन केस अगर कोई डिफिसिट या सरप्लस आता है तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। आरबीआई के पास में गोल्ड स्टॉक, कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज और एसटीआर के स्टॉक होते हैं जिनसे कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करता है। अगर पेमेंट साइड बड़ा है तो हम क्रेडिट साइड में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट लिख के उस बैलेंस को कवर करते हैं और अगर रिसिप्ट्स अकाउंट अधिक है, क्रेडिट है, अकाउंट में सरप्लस है तो उसको हम फॉरेन रिजर्व अकाउंट को डेबिट साइड में लिखते हैं और उस सरप्लस को हम उस अकाउंट में जमा करते हैं। चूँकि बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम पे बेस होता है इसलिए अगर सारे हेड्स को लिखने के बाद भी कोई मैच नहीं होता है या कोई माइनर अमाउंट का डिफरेंस होता है तो उसको हम एरर एंड ओमिशन लिख करके बैलेंस करते हैं। एरर एंड ओमिशन डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड में जिधर डिफरेंस आता है उधर लिख सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ
ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का डिफरेंस होता है। ये बैलेंस भी नेगेटिव या पॉजिटिव या बैलेंस्ड हो सकता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिल्कुल बराबर है तो हम इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे। अगर हमारा एक्सपोर्ट अधिक है और इंपोर्ट कम है तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है, और अगर इंपोर्ट अधिक है एक्सपोर्ट कम है तो ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है। अब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स देखते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ट्रांजैक्शन होते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक छोटा पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल या अनफेवरेबल होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस से, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंडीशन को मेजर करने के लिए करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जॉइंट इफेक्ट को मेजर करते हैं। अब हम करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। करेंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस कंट्री की इनकम लेवल में इम्प्रूवमेंट को शो करते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट कैपिटल स्टॉक के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। करेंट अकाउंट फ्लो कंसेप्ट होता है, जबकि कैपिटल अकाउंट जो है वो स्टॉक कंसेप्ट होता है। और करेंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र को इंक्लूड करते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, लोन्स और एनआरआई डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन और एकोमोडेट ट्रांजैक्शन। तो इस टॉपिक को भी आप कवर करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हम प्रॉफिट के मोटिव से करते हैं वो हमारा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होता है, जबकि अदर ट्रांजैक्शन जो कि प्रॉफिट के मोटिव से नहीं किए गए हैं लाइक गिफ्ट एंड ग्रांट्स, तो वो एकोमोडेट ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को हम एबव द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जबकि एकोमोडेट ट्रांजैक्शन को हम बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट और पेमेंट्स के बीच में डिफरेंस होता है और वहाँ पे डिफिसिट क्रिएट हो जाता है, तो उस डिफिसिट को मैनेज करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उनको हम एकोमोडेट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जब कोई डिफिसिट क्रिएट होता है तो उस डिफिसिट को आईएमएफ से लोन लेके या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हम अमाउंट लेकर के इसको बैलेंस करते हैं, और इस बैलेंस करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको हम एकोमोडेट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। फाइनली वी कैन समराइज कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के मेजर दो पार्ट्स होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट और राइट हैंड साइड में डेबिट होता है। क्रेडिट मीन्स जमा और डेबिट मीन्स पेमेंट होता है। करेंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल रिसिप्ट्स होते हैं। विजिबल में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। इनविजिबल में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है। इन्वेस्टमेंट, इनकम, रिसिप्ट और साथ ही साथ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखते हैं। यूनिलेटरल में गिफ्ट और पर्सनल रेमिटेंस आते हैं। और कैपिटल अकाउंट में भी तीन मेजर हेड होते हैं, लोन, इन्वेस्टमेंट और एनआरआई डिपॉजिट। लोन में शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन दोनों होते हैं, जबकि आपके इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों में अगर डिफिसिट या सरप्लस आता है तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अकाउंट से सेटल्ड कर देते हैं, और इसके बावजूद अगर कोई डिफिसिट आ जाता है तो उस माइनर अमाउंट को एरर्स एंड ओमिशन लिख करके हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस्ड कर देते हैं। लास्ट में लिंक दिया गया है, उस लिंक में 2014 से लेके 2019 तक का
बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा दिया गया है। अगर आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको नेसेसरी है तो आप वहाँ से डेटा लेके उसका एनालिसिस लिख सकते हैं।